हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सबसे बड़ा खुलासा फोन कॉल पर आने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने 1 घंटे से भी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को करवाया इंतजार। जी हां दोस्तों, ट्रंप को किया अपमानित। सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे, जहां पर क्या नेपाल में हिंदू राजशाही का भारत कर रहा है समर्थन। जयशंकर जी से पूछा गया सवाल तो क्या दिया उन्होंने जवाब, इसी बीच आपको बताएंगे। खैबर बलूच ही नहीं, अब कराची तक घुस गया तालिबान। पोस्टर से इस्लामाबाद में मच गया हड़कंप। जी हां, तो वहीं पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद का सबसे बड़ा ऐलान। टीटीपी चीफ के वीडियो से टेंशन में मुल्ला मुनीर। क्या होगा आगे, तो वहीं आपको बताएंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एक और अफसर हुआ भारत में कानपुर से गिरफ्तार। जी हां, तो एक से एक बड़ी खबर आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां डोनाल्ड ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन द्वारा किया गया अपमानित। फोन कॉल पर आने पर पुतिन ने कराया घंटों घंटों इंतजार। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मंगलवार को फोन पर चर्चा की। ये जानकारी हमने अपने ऑडियंस को बताई थी। दोनों नेताओं ने ऊर्जा और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों पर युद्ध विराम पर सहमति जताई। ट्रंप ने इस बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने फोन पर वार्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप को करीब घंटों तक का इंतजार करवा दिया, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति के अपमान के रूप में देखा जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कॉल के लिए लगभग घंटों तक इंतजार करवाया, यानी 1 घंटे तक इंतजार करवाया। और फिर यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को सीमित करने पर सहमति जताई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ट्रंप पुतिन से बात करना चाहते थे, तब रूसी राष्ट्रपति मॉस्को में उद्योगपतियों और व्यवसायियों के एक वार्षिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। जी हां, ट्रंप का फोन कॉल रूसी समय के अनुसार शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच निर्धारित था। कार्यक्रम के दौरान मेजबान ने करीब 4 बजे पुतिन को कॉल के बारे में याद दिलाया, लेकिन पुतिन ने मुस्कान के साथ इसे नजरअंदाज कर दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुतिन करीब 5 बजे क्रेमलिन पहुंचे, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। जिसके बाद दोस्तों अमेरिका में इस बात को रोष है कि उनके राष्ट्रपति को अपमानित किया गया है। जब ऑफिशियली टाइम डिसाइडेड था, तो फिर व्लादिमीर पुतिन ने 1 घंटे तक उनको इंतजार क्यों करवाया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी सुपर पावर कंट्री के ही नेता हैं, प्राइम लीडर हैं। ऐसे में उनको इंतजार करवाने के पीछे व्लादिमीर पुतिन ने क्या सोचा, क्या विचारा होगा, ये तो वही जाने। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन अमेरिका में ये मामला बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें, क्या नेपाल में हिंदू राजशाही का भारत कर रहा है समर्थन या नहीं। ओली के विदेश मंत्री ने पूछा जयशंकर जी से सवाल, तो क्या दिया दिल्ली का रुख, जयशंकर जी ने बता दें। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने भारत का दौरा किया है। उन्होंने कई मुद्दों पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी से बातचीत की है। इस दौरान नेपाल में राजशाही के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों पर भी चर्चा हुई। जयशंकर जी ने आरजू राणा से साफ किया है कि नेपाल में राजशाही के लिए हुए आंदोलन में भारत की कोई भूमिका नहीं है। भारत ने नेपाली निर्यात पर BIS बाधाओं को धीरे धीरे कम करने का आश्वासन दिया है। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रिश्ते बेहतर करने पर भी बात की है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हाल ही में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे। इस दौरान ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों ने नेपाल में राजशाही की बहाली और हिंदू धर्म को फिर से राजकीय धर्म बनाने की मांग उठाई। भीड़ ने राजा के लिए राजमहल खाली करो और राजा वापस आओ, देश बचाओ जैसे नारे लगाए। इससे नेपाल में सियासी हलचल तेज है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ भारतीय विशेषज्ञ नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हो रहे आंदोलन के पक्ष में बात कर रहे हैं। नेपाली विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग के दौरान जयशंकर जी से मुलाकात की, तो उनको बताया कि काठमांडू और भारत में कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि नेपाल में राजशाही और हिंदू समर्थक आंदोलन को भारत समर्थन दे रहा है। आरजू राणा ने जयशंकर जी से पूछा कि क्या ये दावे वाकई में सच हैं, तो इस पर जयशंकर जी ने साफ साफ कह दिया कि भारत ऐसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं है। देउबा के मुताबिक जयशंकर जी ने इन दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बिल्कुल कोई भूमिका नहीं है। भारत ने साफ तौर पर नेपाल में राजशाही समर्थक गतिविधियों से खुद को अलग किया है। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भी नेपाल के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को इसी तरह का स्पष्टीकरण दिया है। दोस्तों, ऐसे में अगर हम आपसे ये सवाल पूछे दोस्तों कि क्या नेपाल में हिंदू राजशाही लागू होनी चाहिए या फिर नेपाल के लिए लोकतंत्र वाला ही हिसाब किताब बढ़िया है, तो आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। हालांकि कोई नहीं
चाहेगा कि राजशाही लागू हो, लेकिन लोकतंत्र में आप नेपाल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, खैबर बलूच ही नहीं अब कराची तक घुस गया तालिबान, पोस्टर से इस्लामाबाद में मचा हड़कंप। दोस्तों, पाकिस्तान में तालिबान की बढ़ती गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पहले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक सीमित दिख रहा तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी अब कराची तक अपने कदम बढ़ा चुका है। हाल ही में कराची के जिन्ना मेमोरियल पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें पाकिस्तान के खात्मे और तालिबान के शासन की बात लिखी थी। इस घटना के बाद देश भर में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। कराची पुलिस ने इस पोस्टर को लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम खलील रहमान औरकजाई बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान के औरकजाई जनजाति से ताल्लुक रखता है। आतंकवाद रोधी अधिकारी राजा उमर खत्ताब ने पुष्टि की है कि खलील रहमान पाकिस्तान का नागरिक है और अफगानिस्तान से उसका कोई संबंध नहीं है। इससे पहले इस्लामाबाद में भी तालिबान के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे, जिससे राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थी। अब कराची में इस तरह की घटना सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि तालिबान समर्थक समूह देश के अलग अलग हिस्सों में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी तालिबान समर्थकों की गतिविधियां बढ़ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद का सबसे बड़ा ऐलान, टीटीपी चीफ के वीडियो से टेंशन में मुल्ला मुनीर। जैसा कि आपको पता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना में अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। ये वही आतंकवादी समूह है जिसने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को लगभग पाकिस्तान से काट दिया है। अफगानिस्तान सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में टीटीपी की हुकूमत चलती है। अब इसी आतंकी समूह के मुखिया नूर वली महसूद ने एक वीडियो जारी करके पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ टीटीपी के हमले बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अपने इस वीडियो में उसने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए कहा है। उन्होंने उन पर जातीय बलूच और पश्तूनों को निशाना बनाने और उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का आरोप लगाया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एक और अफसर गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने विकास कुमार को कानपुर से पकड़ा। आईएसआई एजेंट को दे रहा था खुफिया जानकारी। दोस्तों, पाकिस्तानी एजेंट नेहा के संपर्क में था कानपुर का ये विकास, व्हाट्सएप पर भेजता था खुफिया जानकारी। दोस्तों, देश की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक सख्त है। इसके बावजूद देश की सुरक्षा में लगातार सेंध लगती जा रही है। देश के सुरक्षा संस्थानों में काम करने वाले कुछ लोग अपने निजी लालच के चलते देश की अहम जानकारियां पाकिस्तान और दुश्मन देश को साझा कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तानी एजेंट नेहा शर्मा के संपर्क में कानपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला विकास कुमार नाम का शख्स संपर्क में था और व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम सुरक्षा संबंधित जानकारियां साझा की, जिसके चलते यूपी एटीएस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसकी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और अधिकारियों से लेकर सरकार तक में खलबली मच गई है। यूपी एटीएस ने फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले के शख्स रविंद्र कुमार को पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में होने और देश की जरूरी जानकारियां साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जो कि पाकिस्तान की महिला एजेंट नेहा शर्मा के संपर्क में था। वहीं इसके तार यूपी के कानपुर से भी जुड़े मिले हैं। यूपी एटीएस ने कानपुर की अरमापुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले विकास कुमार को मजबूत जानकारी और सबूतों के चलते हिरासत में लिया है। अभियुक्त तो विकास कुमार पुश्तैनी कानपुर देहात के सत्ती थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके साथ ही कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत रहते हुए वो कानपुर के थाना बिठूर के नानकारी क्षेत्र में किराए के मकान में निवास करता था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जम्मू कश्मीर में एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन, आतंकियों को पनाह देने वालों पर गिरी गाज, 12 ठिकानों पर रेड। दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों की घुसपैठ की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए बड़ा एक्शन लिया है। बीते दिनों सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा होने के बाद एनआईए ने जम्मू में 12 ठिकानों पर रेड किया है। अधिकारियों ने बताया है कि जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है उनमें आतंकवादी समूहों को मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW शामिल है, जो भारत में आने वाले आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स, सुरक्षित ठिकाने और रास्ता मुहैया कराने में मदद करते हैं। इससे पहले एनआईए ने पिछले साल 24 अक्टूबर को हुए घुसपैठ से संबंधित घटनाओं में इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा और LOC के जरिए भारत में लश्कर और जैश से जुड़े सक्रिय आतंकवादियों को मदद पहुंचाई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, राजौरी जिले के बडाल इलाके में 17 लोगों की संदिग्ध मौतों के पीछे आतंकी साजिश का है शक। दरअसल जैसा कि हमने आपको कुछ समय पहले ये खबर बताई थी, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बडाल इलाके में 17 लोगों की संदिग्ध मौतों के पीछे बीमारी बताया गया था। लेकिन दोस्तों, अब आतंकी साजिश का शक निकल कर सामने आ रहा है। बुद्धल के MLA जावेद इकबाल चौधरी ने असेंबली में उठाया इसको लेकर मुद्दा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बडाल इलाके में दिसंबर और जनवरी
जनवरी के महीने में 17 लोगों की संदिग्ध बीमारी से मौत का मामला सामने आया था। अब इस मामले की जांच के लिए प्रशासन ने विभिन्न स्वास्थ्य एजेंसियों को इलाके में भेजा था, लेकिन आज तक मौतों के पीछे का कारण पता नहीं लग पाया है। ऐसे में अब राजौरी के बुद्धल इलाके के विधायक जावेद इकबाल चौधरी ने इस मामले में सीबीआई या एनआईए या क्राइम ब्रांच द्वारा जांच की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में टेरर एंगल से जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ अगली और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 4000 सैनिक मरे, 4 धांसू टैंक बर्बाद। दोस्तों, किम जोंग उनको पुतिन से दोस्ती पड़ गई बहुत ही ज्यादा भारी। बता दें, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी हाथ जला बैठे हैं। दरअसल यूक्रेन से युद्ध में रशिया की सहायता के लिए किम जोंग उन ने अपने 25,000 सैनिक और 10 से ज्यादा धांसू टैंक भेजे थे। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 4000 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि उत्तर कोरिया की 4 धांसू टैंक को यूक्रेन की सेना बर्बाद कर चुकी है। पूरे प्रकरण में ना तो उत्तर कोरिया का कोई बयान आया है और ना ही रशिया का। 3 साल से चल रहे रशिया और यूक्रेन युद्ध में जहां पुतिन के करीब 9 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, वहीं यूक्रेन में लोग मरे हैं, उसकी गिनती अभी तक नहीं की गई है। 2024 में जब रशिया की सेना जंग के मैदान में लड़खड़ाने लगी तो उत्तर कोरिया ने उसकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। किम जोंग उन ने 2 प्रयास में 25,000 सैनिक भेजे। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने रशिया को एम टैंक भी भेजा। इस टैंक को काफी मजबूत टैंक माना जाता है। कोरिया के युद्ध में इसी टैंक के बूते उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को पीट दिया था। सैन्य मदद के साथ साथ रशिया के घायल सैनिकों के इलाज की व्यवस्था भी उत्तर कोरिया ने ही की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के घायल सैनिकों का इलाज उत्तर कोरिया में ही होता है, जिससे सैनिक घर जाने के बजाय ठीक होकर सीधे युद्ध के मैदान में चले जाएं। दोस्तों, थिंक चाइना ने यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया है कि युद्ध में नॉर्थ कोरिया के 4000 सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। उत्तर कोरिया के अधिकांश सैनिकों की उम्र 20 साल से कम है, यानी युद्ध में कोरिया के नए लोगों का ही नुकसान हुआ है। कीव पोस्ट के मुताबिक एम खारसन टैंक को यूक्रेन के ड्रोन ने उड़ा दिया था। कुछ दिन पहले भी यूक्रेनी ड्रोन ने उत्तर कोरिया के एम सीरीज के टैंक को उड़ा दिया था। वाकई में दोस्तों, रशिया द्वारा किम जोंग उन को गिफ्ट की गई उस कार के पीछे ही पिघल गए किम जोंग उन, अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठे। अब रोए या हंसे समझ में नहीं आ रहा किम जोंग उनको। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दे, भारत ने गाजा के हालात पर जताई चिंता, कहा सभी बंधकों को किया जाए रिहा। जी हाँ, गाजा में एक बार फिर इजराइल की ओर से हमले शुरू कर दिए गए हैं। इस बीच भारत ने बुधवार को कहा है कि वो गाजा की स्थिति को लेकर चिंतित है। भारत ने संघर्ष प्रभावित फलस्तीनी क्षेत्र के लोगों को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की अपील भी की है। भारत की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजराइल ने मंगलवार को गाजा में भीषण हवाई हमले किए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम गाजा की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। ये महत्वपूर्ण है कि सभी बंधकों को रिहा किया जाए। बयान में कहा गया है कि हम गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की आपूर्ति जारी रखने का भी आह्वान करते हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, टैरिफ वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को लेकर दे दिया सबसे बड़ा बयान, कहा उनके लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच टैरिफ वॉर को लेकर संघर्ष लगातार जारी है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा पर टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया है, जिसके बाद कनाडा की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। वहीं अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने मंगलवार को फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया और ट्रंप ने कहा कि कनाडा दुनिया के सबसे बुरे देशों में से एक है, जिससे निपटना बहुत मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज की होस्ट लॉरा इग्राहम को दिए इंटरव्यू में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भी निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि कनाडा दुनिया के सबसे बुरे देशों में से एक है, जिससे निपटना मुश्किल है, लेकिन वो ट्रूडो थे अच्छे पुराने जस्टिन, मैं उन्हें गवर्नर ट्रूडो कहता था। उनके लोग बहुत बुरे थे और वे सच नहीं बोलते थे। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने 20 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। हालांकि अमेरिका का पदभार ग्रहण करने से पहले ही कनाडा डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर थे। ट्रंप कनाडा को लगातार अमेरिका के 51वें राज्य बनाने की धमकी देते रहे हैं। वहीं कनाडा की सरकार ने ट्रंप के टिप्पणियों को हमेशा खारिज किया है। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।